नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, जिसमें हम सबसे नई परीक्षा वाणी जो 2024 की परीक्षा वाणी है उसके पहले चैप्टर संक्षिप्त अवलोकन को इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नों के रूप में कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। पूरी परीक्षा वाणी का जो सार है, जो समरी है, वो आपको संक्षिप्त अवलोकन के रूप में दी जाती है। जो परीक्षा वाणी का सबसे पहला चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, उसी को हम यहाँ पर प्रश्नों के रूप में कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 18वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार के उपनाम कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार को विभिन्न उपनामों से जाना जाता है, जिसमें आपका प्रमुख है चारों धामों का द्वार। सीधा क्वेश्चन बनता है, इनमें से किसे चारों धामों का प्रवेश द्वार कहते हैं? तब आप कहेंगे हरिद्वार को कहते हैं। इसी प्रकार तीर्थों का द्वार किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। उत्तर भारत का केरल किसको कहा जाता है? यह भी हरिद्वार को कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। तो ये हरिद्वार के कुछ प्रमुख उपनाम हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चारों धामों का द्वार, तीर्थों का द्वार, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो कुंभ नगरी के नाम से भी हरिद्वार को जाना जाता है। इसी प्रकार हरिद्वार को सेतु नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे उपनाम हैं हरिद्वार के। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं हरिद्वार को लेकर के, उनको देखते हैं। हरिद्वार आपके बिल्व और नील पर्वतों के मध्य में स्थित है। ये वाला पॉइंट भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि हरिद्वार किन पर्वतों के बीच में बसा हुआ है? बिल्व और नील पर्वत। हरिद्वार का गठन कब किया गया था जनपद के रूप में? तो हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 में हुआ। जब हरिद्वार का गठन किया गया, हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। अभी की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में हरिद्वार जैसा आप जानते हैं गढ़वाल मंडल में पड़ता है। उस समय नया राज्य तो बना नहीं था, यूपी का ही सारा पार्ट था। हरिद्वार को जिला बनाकर किस मंडल में शामिल किया गया? सहारनपुर मंडल में। ठीक है, सहारनपुर मंडल से निकालकर 2000 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। जब नए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, हरिद्वार को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हरिद्वार गढ़वाल मंडल में आने से पहले किस मंडल का पार्ट था? तब आप सहारनपुर को याद करेंगे। हरिद्वार को प्रस्तावित नए राज्य में शामिल करने की मांग पहली बार कब होती है? तो देखिए, नए राज्य की मांग लगातार चल रही थी 1938 को लेकर के। पृथक राज्य आंदोलन में हमने डिटेल में देखा है कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई, पूरा वो कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। हरिद्वार को नए राज्य में जो बनेगा उसमें शामिल किया जाए, उसकी मांग पहली बार कब हुई? तो हरिद्वार को भी इससे पहले मांग चल रही थी कि जो पहाड़ी हमारे जनपद हैं उनको मिला करके एक नया राज्य बना दिया जाए। हरिद्वार एक पूरा मैदानी जनपद था। हरिद्वार को पहली बार शामिल करने की मांग 1987 में हुई थी। ठीक है, 1988 में इसे जनपद बनाया गया और सहारनपुर मंडल में डाला गया। नेक्स्ट है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार का प्राचीन नाम है कायोपिल या कुपिला। देखिए, रामायण काल से पहले यहां पर कपिल मुनि का आश्रम था और उसी आधार पर उन्हीं के नाम पर हरिद्वार को कुपिला, कपिला या कायोपिल कहा जाता है। ये हरिद्वार के नाम हैं और किस ऋषि के ऊपर हैं, किस ऋषि के नाम पर हैं? कपिल मुनि के नाम पर। इसके अलावा हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। यह भी हरिद्वार का प्राचीन नाम है। गंगा द्वार हरिद्वार को महाभारत में कहा गया है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, महाभारत काल में हरिद्वार को क्या कहते थे? तो गंगा द्वार कहा गया है। जैसा आप जानते हैं, हरिद्वार ही वो स्थल है जिस स्थान से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश शुरू करती है, पहाड़ों से उतर के मैदानों में आनी शुरू होती है। तो गंगा द्वार हरिद्वार को कहते हैं। इसके अलावा हरिद्वार को मायापुरी या माया क्षेत्र यहां पर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? तो हरिद्वार को शिव की राजधानी ये कहा था टॉम कायरट ने, जो कि 1608 में हरिद्वार आता है। टॉम कायरट 1608 में हरिद्वार आया और यह हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन था।
सीधा क्वेश्चन बनेगा, हरिद्वार आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? टॉम कायरट था, क्योंकि 1608 में आया। जहांगीर उस समय दिल्ली में शासन कर रहा था और उत्तराखंड में मानशाह यानी गढ़वाल के अंदर मानशाह का शासन था। ठीक है, और इसी टॉम कायरट ने हरिद्वार को भगवान शिव की राजधानी कहा। हरिद्वार में गायत्री तीर्थ की स्थापना कब और किसके द्वारा करी गई? तो गायत्री तीर्थ कहां पर है? पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, यह आपके हरिद्वार में है और इसका एक अन्य नाम है, इसे शांति कुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो गायत्री तीर्थ पूछे या शांति कुंज पूछे, दोनों एक ही नाम है। इसकी स्थापना 1971 में श्रीराम शर्मा के द्वारा करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी का प्राचीन नाम क्या है? तो टिहरी का प्राचीन नाम है आपका त्रिहरी। टिहरी को त्रिहरी के नाम से भी जाना जाता था पूर्व काल में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टिहरी को लेकर के। टिहरी के संस्थापक कौन है? तो देखिए, टिहरी शहर की जो स्थापना करते हैं वो सुदर्शन शाह करते हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी हमने उत्तराखंड हिस्ट्री में कई बार देखी है कि सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से मदद मांगी कि वो आए और गोरखाओं को यहां से पराजित करें। अंग्रेज आए, गोरखाओं को पराजित किया। सुदर्शन शाह से युद्ध का हर्जाना मांगा गया, पैसे मांगे गए, वो दे नहीं पाए। आधा राज्य सुदर्शन शाह का अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने। जो राजधानी थी इनकी श्रीनगर, उसे भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर दिया और इनको एक अलग इलाका दिया गया। वहां पर इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना करी। तो टिहरी शहर के संस्थापक कौन थे? सुदर्शन शाह। इसकी स्थापना ये कब करते हैं? तो 28 दिसंबर 1815 को करते हैं। ठीक है, जिले के रूप में टिहरी का गठन कब किया गया? टिहरी रियासत तो 1815 में बन गई थी, टिहरी शहर बन गया, लेकिन टिहरी जिले का गठन हुआ था 1 अगस्त 1949 का। यह वही तिथि है जब टिहरी का विलय भारत में किया गया। क्वेश्चन बनता है, टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? 1 अगस्त 1949। इसे यूपी का 50वां जिला बनाया गया था। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जब टिहरी का विलय भारत में किया गया यानी संयुक्त प्रांत में किया गया तो इसे मंडल बनाया गया, जिला बनाया गया, क्या बनाया गया? तब आप कहेंगे इसे 50वां जिला बनाया। टिहरी के अन्य नाम इसे गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, त्रिहरी, इन सब नामों से जाना जाता था। यहां पर किसका संगम होता है टिहरी में? अगर हम बात करें तो भागीरथी और भिलंगना का संगम यहां पर होता है। जो पुराना टिहरी है, जो अब डूब चुका है, ठीक है, टिहरी शहर यानी जो पुराना टिहरी था उसको कहते थे गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, त्रिहरी, जो अब बांध में डूब चुका है। और ये डूबा कब था? 29 अक्टूबर 2005 को। किसका प्राचीन नाम इंद्रप्रयाग व सुदर्शन क्षेत्र है? तो देखिए, इंद्रप्रयाग के नाम से, सुदर्शन क्षेत्र के नाम से देवप्रयाग को जाना जाता है। देवप्रयाग को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखिए। देवप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, दो सबसे प्रमुख नदियां हैं राज्य की, इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग से। और इन्हीं दोनों नदियों के मिलने के बाद हमें जो नदी मिलती है उसी को हम कहते हैं गंगा। ठीक है, जो भागीरथी है इसे सांस के नाम से जाना जाता है और जो अलकनंदा है इसे बहू कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, आपको यह तो पता चल गया कि भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। कहेगा सांस बहू नदियों का संगम कहां पे होता है? तो भी आप देवप्रयाग को कहेंगे। भागीरथी की ओर यहां पर एक कुंड स्थित है जो है आपका ब्रह्मकुंड, और अलकनंदा की ओर भी एक कुंड है जो है आपका वशिष्ठ कुंड। तो ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड दोनों आपके टिहरी में है। वशिष्ठ कुंड अलकनंदा नदी की ओर है और ब्रह्मकुंड आपके भागीरथी की ओर। इसी देवप्रयाग क्षेत्र में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तो वो घटना भी कहां की मानी जाती है? देवप्रयाग की ही मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। सीधा क्वेश्चन बनेगा, किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते? तब आप कहेंगे देवप्रयाग। यहां का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम कहते हैं रघुनाथ मंदिर, और रघुनाथ मंदिर आपके देवप्रयाग में है और यह आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं उनकी शैली आमतौर पर नागर शैली होती है। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बने होते हैं, लेकिन यह रघुनाथ मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, देवप्रयाग में है। वही मंदिर है जहां पर जो पवार शासक थे जयकृष शाह, वो आत्महत्या करते हैं। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक लेख लिखा हुआ है। यह लेख मथुरा बौराणी का है, और मथुरा बौराणी कौन है? माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू हैं। तो
इनको भी आपने याद करना है कि इस मंदिर के दरवाजे पर, इसके द्वार पर किसका लेख है और जिसका लेख है वो कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है ओढ़ाथली। और नरेंद्र नगर के बारे में हमने कई बार बात करी है कि नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में होती है और 1925 में इसे टिहरी रियासत की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, मूर्तियों का भंडार किसका उपनाम है? तो मूर्तियों का भंडार ये कहा जाता है लाखा मंडल को। सही आंसर हो जाएगा आपका लाखा मंडल। लाखा मंडल की बात करें, आपके देहरादून में पड़ता है, यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर पड़ता है और इसी को कहा जाता है मूर्तियों का भंडार। कहा जाता है लाखों मूर्तियों का भंडार है यहां पर, जिस वजह से इसे लाखा मंडल कहा गया है। यहां पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह शिव मंदिर उत्तराखंड शैली में बना हुआ है और इस शिव मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब यहां के शिवलिंग पर जल डाला जाता है तो उस पर आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो काफी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड शैली में बना प्रसिद्ध शिव मंदिर कहां पर है? लाखा मंडल में है। गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? देखिए, चारों धामों का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार तब आप मसूरी को कहेंगे। मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। समुद्र तल से जो मसूरी की ऊंचाई है 2005 मीटर की ऊंचाई है, याद करेंगे क्योंकि प्रमुख हिल स्टेशन है। ठीक है, मसूरी में ही अपना सर्वेक्षण कार्यालय खोला था कर्नल एवरेस्ट ने। कब खोला था? 1832 में। यह क्वेश्चन तो बन चुका है कि एवरेस्ट ने अपना सर्वेक्षण कार्यालय कहां खोला, तब आप कहेंगे मसूरी। अब वर्ष याद कर लीजिए कब खोला था। ठीक है, दलाई लामा जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने अधिकार किया था, अपना आक्रमण किया, तो दलाई लामा ने भारत में शरण ली। वर्तमान में दलाई लामा धर्मशाला में निवास करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कहां आए थे? 1959 में वो मसूरी में ही आए थे। भारत का एडिनब्रा किसको कहा जाता है या किसका उपनाम है? तो भारत का एडिनब्रा दून का ताज या गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, ये सारे नाम हैं आपके मसूरी के। ठीक है, माणा का प्राचीन नाम क्या होगा? तो माणा का प्राचीन नाम, माणा आपके चमोली जनपद में है और इसका प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी है। यह भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुक्तिप्रदा योग सिद्धा किसका प्राचीन नाम है? तो मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, नर नारायण आश्रम, बद्रीवन, ये सारे प्राचीन नाम हैं बद्रिका आश्रम के, यानी मुख्य बद्रीनाथ धाम के। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, बद्रीनाथ धाम किस शैली में बना हुआ है? जो बद्रीनाथ मंदिर है आपके शंकुधारी शैली में बना हुआ है। ठीक है, कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है? तो कीर्तिपुर आपके जोशी मठ का प्राचीन नाम है। जोशी मठ का प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ भी है। इसके अलावा योशी के नाम से भी इसे ही जाना जाता था। नेक्स्ट है, संजीवनी शिखर किसका उपनाम है? संजीवनी शिखर उपनाम या संजीवनी शिखर आपके कहां पर है? तो यह आपके औली में पड़ता है। हनुमान जी की माता का मंदिर जो अंजनी माता मंदिर है वो आपके इसी संजीवनी शिखर पर बसा हुआ है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए, गोपेश्वर की बात करें, चमोली जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर और इसका जो प्राचीन नाम था वो गौस्थल था। नाम से पहचान जाएंगे, उससे ही मिलता जुलता नाम है। ध्यान रखना, चमोली का मुख्यालय है आपका गोपेश्वर। वैकनाथ तीर्थ किसका प्राचीन नाम है? तो जो हनुमान चट्टी है आपके उत्तरकाशी में, इसे वैकनाथ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। दूध का कटोरा किसका उपनाम है? तो मिलता जुलता नाम है दूध का कटोरा। ये दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। दूधातोली श्रृंखला के बारे में हमने कई बार बात करी है। दूधातोली श्रृंखला लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आती है। सीधा क्वेश्चन बनता है, दूधातोली कौन से हिमालय का पार्ट है? लघु हिमालय का, महा हिमालय का या आपके शिवालिक का? तो दूधातोली श्रृंखला लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का पार्ट है। किन किन जनपदों में फैला हुआ है दूधातोली श्रृंखला? चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। यहां से 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी और पश्चिमी नयार और बुनो नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ग में इंद्र का उपवन किसे कहा जाता है? तो स्वर्ग में इंद्र का उपवन, यह नाम जो है आपका फूलों की घाटी का है। फूलों की घाटी को नंदन कानन के नाम से, अलका के नाम से, गंधमादन के नाम से, बैकुंठ के नाम से, फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से, इन सब नामों से जाना जाता है। चमोली में ये आपके स्थित है। किस बुग्याल का उपनाम फूलों का बुग्याल है? फूलों की घाटी तो चमोली में है,
फूलों का बुग्याल भी आपके चमोली में पड़ता है। गुरसों बुग्याल को, जो कि चमोली में जोशीमठ के नजदीक है, इसे कहा जाता है फूलों का बुग्याल। चमोली में आपके कुछ प्रमुख बुग्याल हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। जैसे एक आपसे पूछा जाता है जो आपका बगजी बुग्याल है वो कहाँ है, तो बगजी बुग्याल हिमालय के सबसे भव्य दर्शन यहां से होते हैं, चमोली में है। एक आपका बेदनी बुग्याल है, यह भी आपका चमोली में है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। एक है आपका कैला बुग्याल, जो बद्रीनाथ धाम है उसके चारों ओर यह बुग्याल फैला हुआ है, यह भी आपके चमोली में है। नेक्स्ट है केदार ज्यू किसका उपनाम है, तो केदार ज्यू आपके पिथौरागढ़ में जो थल केदार है इसका उपनाम है। तो केदार ज्यू कहाँ है, पिथौरागढ़ में, और इसका ही उपनाम क्या है, थल केदार। रंगीलो बैराट किसका उपनाम है, तो देखिए उत्तरकाशी और अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्र का नाम है रंगीलो बैराट। उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र और अल्मोड़ा का कुछ क्षेत्र रंगीलो बैराट के नाम से जाना जाता है। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम है मोतेसर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है, तो मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिकसेन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है, तिकसेन किसका प्राचीन नाम है, तो ये आपके मुनस्यारी का है। इसके अलावा मुनस्यारी को जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो कर्ण आश्रम इसका वर्तमान नाम है चौकी घाट। कर्ण आश्रम जैसा आप जानते हैं कोटद्वार के नजदीक है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है, मालिनी नदी के तट पर है और कालिदास ने इसे किसलय प्रदेश के नाम से कहा है। यह भी क्वेश्चन पेपर में बना है। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुरातात्विक स्थल रूपकुंड को माना जाता है, जहां से हमें कंकाल मिले हैं और इसी वजह से इसे कंकाली ताल भी कहते हैं। अब कंकाल मिले हैं तो इसे कंकाली ताल और रहस्यमय ताल दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, चमोली में स्थित है। व्हाइट वाटर वंडर किसका उपनाम है, तो देखिए व्हाइट वाटर वंडर यह उपनाम है कोडियाला का। देखिए कोडियाला की अगर हम बात करते हैं, यह आपके रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है, नौकायान के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है कोडियाला। कोडियाला आपके ऋषिकेश के नजदीक पड़ता है, लेकिन अगर जनपद पूछेगा कि कौन से जनपद में है तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बना है कि कोडियाला किस चीज के लिए फेमस है, रिवर राफ्टिंग के लिए, नौकायन के लिए फेमस है, और इसी का उपनाम है व्हाइट वाटर वंडर। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है व्हाइट वाटर कहां पर है, तो भी आप कहेंगे कोडियाला टिहरी। नेक्स्ट है सिखों का कैलाश मानसरोवर किसे कहा जाता है, तो सिखों का कैलाश मानसरोवर यह उपनाम है हेमकुंड का। हेमकुंड साहिब को सिखों के मानसरोवर या सिखों के कैलाश मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। यह आपके 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन बनता है कितनी पहाड़ियों से घिरा है, 7 पहाड़ियों से। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना कब होती है, 1930 में होती है। उससे पहले इसे लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता था। राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है, तो राम क्षेत्र प्राचीन नाम है आपके अल्मोड़ा का। देखिए अल्मोड़ा को राम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अल्मोड़ा को जब यहां पर चंद राजा शासन करते थे तो राजाओं की घाटी के नाम से इसे जाना जाता था। जब चंद राजा मुगलों के प्रभाव में ज्यादा आने लगे तो मुगलों के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अल्मोड़ा का नाम आलमनगर भी कर दिया था। तो राम क्षेत्र, आलमनगर, राजाओं की घाटी, राजापुर, ये सारे नाम किसके हैं, अल्मोड़ा के हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की मूर्त धरोहर कौन सी हैं, तो यह है आपकी फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, 1988 में इसे शामिल किया गया, फूलों की घाटी को 2005 में। कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, कुंभ मेले को कब किया गया, कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया। और जो रम्माण नृत्य है, रम्माण नृत्य को 2009 में शामिल किया गया। ठीक है, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र ये आपके देहरादून में है, गढ़ी कैंट में पड़ता है। किस वर्ष देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना करी गई। जो उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं, सांस्कृतिक परिषदें हैं, उनकी स्थापनाएं, उनकी लोकेशन भी कई बार पेपर में आई है। उन्हीं में से एक है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, ये आपके 2004 में बना था देहरादून में। अल्मोड़ा के फल सीमा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब करी गई,
तो नृत्य एवं संगीत अकादमी, डांस और म्यूजिक दोनों की एकेडमी आपकी कहां पर है? अल्मोड़ा के फलसीमा में है, 2002 में बनाई गई थी। इसी से मिलता जुलता नाम है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। ये आपकी डांस से ही संबंधित है, डांस और नाटक से संबंधित है। नृत्य एवं नाट्य अकादमी ये आपके कहां है? ये भी अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, बस फर्क इतना है, ये 2003 में बना था। जो संगीत नाट्य अकादमी है, संगीत नाट्य अकादमी भी आपके अल्मोड़ा में है, वो भी 2003 में बनी। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय स्थित है राज्य में, कौन कौन से, कहां कहां पर हैं? तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। ठीक है, मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करी गई? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में कहां पर की गई? यह करी गई दिल्ली में मोहन उप्रेती के द्वारा। लोक कला संस्थान की स्थापना करी गई। देखिए, लोक कला संस्थान ये आपके कहां पर है? लोक कला संस्थान आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आएगा लोक संस्कृति संग्रहालय कहां पर है, दोनों नाम मिलते जुलते हैं। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है और लोक संस्कृति संग्रहालय वो आपके नैनीताल में पड़ता है, भीमताल में। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपने याद करना है। जो लोक संस्कृति संग्रहालय है भीमताल में, इसे 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की किस शैली का प्रचलन रहा? तो 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की गढ़वाल शैली यहां पर प्रचलित रही। देखिए, एक शैली है पहाड़ी शैली, उसी पहाड़ी शैली की आपकी अलग अलग शैलियां हैं, जिसमें आपकी बसोहली शैली आती है, कांगड़ा शैली आती है और गढ़वाली शैली आती है। तो गढ़वाली शैली किसका पार्ट है? पहाड़ी शैली का। जैसा हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला शैली किसकी शाखा है? तो पहाड़ी शैली की एक शाखा है। मौला राम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? तो देखिए, मौला राम के जो पूर्वज थे वो मुगलों के दरबारी चित्रकार थे और उनको गढ़वाल में कौन लेकर आया था? उनके पूर्वजों को वो लाया था सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह जैसा आप जानते हैं दारा शिकोह का पुत्र था। जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, दारा शिकोह को मार दिया गया। सुलेमान शिकोह भागकर गढ़वाल में आया था 1658 में। पृथ्वीपति शाह ने इनको शरण दी थी और इन्हीं के साथ कुछ प्रसिद्ध चित्रकार आए थे दिल्ली से, जो कि पूर्वज थे मौला राम के। कौन कौन आए थे इसके साथ? अगर हम इसके पूर्वजों की बात करें तो श्यामदास और उनके बेटे हरदास आए थे। बाद में उसी हरदास के बेटे हुए, उनका नाम हुआ हीरालाल और उसी हीरालाल का बेटा था मंगतराम और फिर मंगतराम का बेटा हुआ मौला राम। तो ये किसके पूर्वज हैं? इनके सारे आपको क्रम भी याद करना है, पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन ध्यान रख लेना, जो इसके ये पूर्वज थे ये पहले से चित्रकार नहीं थे, इनका जो पारिवारिक पेशा था वो सुनार था। क्वेश्चन भी पेपर में बना है। ठीक है, मौला राम तोमर इसका पूरा नाम है। गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार मौला राम तोमर को माना जाता है। मौला राम तोमर की अभी हमने ऊपर बात करी थी, इनके पूर्वजों के बारे में जाना कि ये अपनी कौन सी पीढ़ी में आए थे। तो देखिए, सबसे पहले आपने याद करना है श्यामदास। श्यामदास के साथ उनके बेटे हरदास, ये दोनों आए थे सुलेमान शिकोह के साथ। हरदास के बेटे हुए हीरालाल, हीरालाल के बेटे थे मंगतराम और उसके बाद आए मौला राम। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी में आए थे मौला राम। एक और चीज ध्यान रखना, ये दोनों तो मुगलों के दरबार से आए थे। हीरालाल का जन्म यहीं पर हुआ था। क्वेश्चन बनता है गढ़वाली शैली का मुख्य रूप से, स्पष्ट रूप से सूत्रपात करता कौन है? तब आप हीरालाल को कहेंगे, मौला राम का दादा। ठीक है, मौला राम का जन्म 1743 में होता है, श्रीनगर में ही इसका जन्म होता है। 1833 तक इनका पूरा जीवन काल था। ठीक है, कुछ एक दो बातें हैं जो इनको लेकर पूछी जाती हैं। मौला राम के पुत्रों के क्या नाम थे? तो इसके 2 प्रमुख पुत्र थे, ज्वालाराम और शिवराम। मौला राम को 60 गांव दान में किस पंवार शासक ने दिए थे? जयकृत शाह ने दिए थे। मौला राम के गुरु का नाम राम सिंह था और माता का नाम रमा देवी था। ठीक है, मौला राम की चित्रशाला कहां स्थित है? तो मौला राम की चित्रशाला श्रीनगर में स्थित है। इसी क्वेश्चन को लेकर एक प्रश्न बनता है कि मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर कौन जाते थे? तो टिहरी से श्रीनगर जाते थे कुंवर प्रीतम शाह। ठीक है, गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं गढ़
राजवंश काव्य किसकी है? मौला राम की है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी भाषा, याद करेंगे ब्रज भाषा। गढ़गीता संग्राम एक नाटक है, काफी फेमस नाटक है, इसी ने लिखा है। मनमत सागर इसी ने लिखा है। श्रीनगर, दुर्दशा, ऋतु वर्णन, सारी रचनाएं किसकी हैं? मौला राम की हैं। मौला राम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए थे? तो मौला राम के बाद जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए उत्तराखंड में वो चेतू और माणकू हुए थे। चेतू और माणकू किसके दरबारी थे? ये क्वेश्चन पेपर में बना है, तो ध्यान रखना, ये सुदर्शन शाह के दरबारी थे। कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे कौन? तो देखिए, चेतू और माणकू मौला राम के बाद फेमस चित्रकार थे। जो कृष्ण लीलाओं के चित्रण में प्रसिद्ध था, माहिर था, वो चेतू को माना जाता है। ठीक है। कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मणी हरण किसकी है? तो कृष्ण लीलाओं के चित्र करने में यह प्रसिद्ध था, इसकी महारत थी। इसने 13 चित्रों की एक सीरीज बनाई जिसका नाम है रुक्मणी हरण। वर्तमान में कला भवन वाराणसी में है। किसकी रचना है? चेतू की रचना है। जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? देखिए, जयदेव कौन है पहले उसको जान लेते हैं, क्योंकि जीएस में भी ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि बंगाल की साइड शासन करते थे पाल नरेश। बंगाल में पाल वंश के बाद आता है सेन वंश। इस सेन वंश का अंतिम राजा था लक्ष्मण सेन, जिसे बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कहते हैं। इसी लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव, जिनकी एक रचना है गीत गोविंद, और इस गीत गोविंद का चित्रण किया है, चित्रों के माध्यम से इसे दर्शाया है माणकू ने। ठीक है। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली किसकी रचना है? तो यह रचना भी किसकी है? माणकू की है। मौला राम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा? तो मौला राम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय, मौला राम को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जो जाता है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। इनकी एक पुस्तक आती है 1969 में जिसका नाम था गढ़वाल पेंटिंग्स, जिसमें मौला राम के बारे में, उसके चित्रों के बारे में बताया गया और वहीं से उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो गढ़वाली शैली का प्रमुख चित्रकार था मौला राम। इसीलिए क्वेश्चन बनता है, गढ़वाली शैली को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको है? गढ़वाली शैली के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको है? मौला राम को किसने प्रसिद्ध किया? मौला राम को दुनिया के सामने किसने रखा? सबका आंसर एक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। 1969 की किताब है गढ़वाल पेंटिंग्स। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल की जो पूछी जाती हैं, जैसे सम नोट्स ऑन मौला राम किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो अभी हमने देखा गढ़वाल पेंटिंग। कब आई थी? 1969 में आई थी। और जो दूसरी किताबें हैं गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौला राम, वो भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन की 18वीं क्लास को कवर किया और 18 पार्ट्स में 900 प्रश्नों को हम ऐसे ही यहाँ पर सीरियल वाइज कवर करते हुए चले हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री से हमने शुरू किया था, ज्योग्राफी को कवर किया प्रश्नों के रूप में, नदी तंत्र को देखा, उत्तराखंड की झीलों को देखा, वनों को देखा, यहाँ की खनिज संपदा को देखा, वन आंदोलनों को देखा, वन्यजीव विहारों को देखा। फिर हम एंटर कर गए उत्तराखंड की जो प्रमुख उपनाम है उस वाले टॉपिक में, और फिर उत्तराखंड की चित्र शैली के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।